Hello everyone, I welcome you all to Major HS Calcis Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. So see, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वी आर ऑफन प्रिपेयरिंग, ठीक है, हम कोशिश कर रहे होते हैं हम याद करें, ये चीज़ पढ़ लें, ये चीज़ सीख लें, ये रिवाइज कर लें. सो बेसिकली इनपुट ज़्यादा होता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट ऑन एंड ऑफ जो है आप आउटपुट भी करें. आउटपुट कैसे, इसका मतलब है आप अपने आप को असेस करें, सो दैट यू आर एबल टू टेल कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है. आर यू एबल टू कवर योर यूनिट्स प्रॉपरली, क्या आप उसमें से आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं. बिकॉज योर अल्टीमेट गोल इन दिस प्रिपरेशन इज टू सॉल्व MCQs. सो आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप एक यूनिट प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं तो आप उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. सो आज इसीलिए हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस, जस्ट टू सी कि आपकी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है. राइट, तो हम चलते हैं क्लास की तरफ. एंड इसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है, सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो भी सिलेबस है उसमें से हर यूनिट में से लगभग आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं. सो हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे एंड लेट्स सी हम कर पाते हैं या नहीं. सो हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर ज्योग्राफी टेस्ट पेपर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. सो ऑफन आप देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. आपको न्यूमरस स्टेटमेंट्स दिए होते हैं एंड आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स उसमें से ढूंढने होते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कॉज्ड बाय विंड, वेव्स, ग्लेशियल एक्शन, वोल्केनिज्म, टेक्टोनिक एक्टिविटी. सो नाउ अगर आपने बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है, you'd be able to tell that this is a very correct statement. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, अगर आप ये टर्म देखते हैं जियोमॉर्फिक, इसका मतलब होता है जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फिक स्टैंड्स फॉर मॉर्फसिस. तो जियो मतलब अर्थ और मॉर्फसिस मतलब चेंज ऑफ फॉर्म. तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज, ऐसे कुछ फोर्सेस जिनकी वजह से जो है हमारे अर्थ का फॉर्म चेंज होता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. और इनमें से सभी आप देखेंगे, विंड से भी हम देखते हैं एओलियन लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिससे अर्थ का सरफेस चेंज होता है, ठीक है. वेव से भी हम देखते हैं कोस्टल इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जब हमने पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि वेव्स किस तरीके से अर्थ के शेप को चेंज करती हैं. इसके अलावा अगर ग्लेशियल एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि ग्लेशियर्स भी जो है अपनी जो जर्नी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं. सो डेफिनेटली इनसे भी चेंज आता है. फिर है वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म की अगर हम बात करते हैं, कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इससे अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं. इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये तो हम सभी को पता है. इवन आप देखेंगे जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हैं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेक्टोनिक एक्टिविटी से होने वाले अर्थ के चेंज में, ठीक है. तो हम देखते हैं कि ये सभी जो प्रोसेसेस हैं दे चेंज द फॉर्म ऑफ अर्थ एंड यस these are your geomorphic processes. Next statement is the exogenic and endogenic forces cause chemical actions and physical pressures on earth materials. तो हम देखते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं. पहला प्रकार है एक्सोजेनिक, जिसका मतलब है कि अर्थ के ऊपरी सतह पर लगने वाले फोर्सेस. सेकेंड वन इज योर एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस के नीचे लगते हैं. बेसिकली एक्सो मतलब ऑन द अर्थ एंड एंडो मतलब इनसाइड द अर्थ. तो ये आपके एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं. एंड यस दे डू कॉज केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस. नाउ सी, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि फिजिकल चेंजेस का तो हम सभी को पता है कि फिजिकल चेंजेस जो है होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से, बट देयर आर मेनी केमिकल चेंजेस आल्सो व्हिच हैपन. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जो आपका हाइड्रेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर में अलग अलग प्रकार के जो है सब्सटेंसेस मिलने की वजह से जो सोल्यूशन बनता है दैट्स एसिडिक एंड दैट कॉजेज केमिकल चेंज, ठीक है. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी वजह से होने वाला जो बदलाव है वो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंडर ही हम पढ़ते हैं. सो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप पाएंगे कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑलराइट, ये देखिए इसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ इन सभी के ऑल्सो जब हम ये असेस कर रहे हैं अपने आप को, मैं आपको हर क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देती जाऊंगी सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सही ऑप्शन तक पहुंचे. Also, in case you do not know the answer, now you have a brief understanding or basic understanding of the concept. All right. So now we move on to the next question. हमारा जो अगला सवाल है that is question number 2, which says what is the reason behind red soil developing reddish color. Now see, हम देखेंगे soils of India
एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस की, और आप ऑफन पाएंगे कि सॉइल्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसे भी सेट्स आए हैं जहां 3 से 4 क्वेश्चंस एक ही यूनिट से आते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सॉइल्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। देयर आर अबाउट 8 to 9 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, और आपको उन सभी का जो है अच्छे से उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, कौन से क्रॉप्स वहाँ उगते हैं, कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, क्या उनका पीएच कैसा होता है, उसमें कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट रेड सॉइल्स ओवर हियर, इन्होंने पूछा है आपसे एक बेसिक क्वेश्चन कि जो रेड सॉइल है वो रेडिश इन कलर क्यों होता है। तो हम सभी को पता है कोई भी सॉइल आप जान लीजिए जो रेड कलर में है तो आप जानेंगे उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन उसको हल्का सा जो है वो फेरस का हमें रेडिश टिंट पाते हैं। तो हमारा जो रेड एंड येलो सॉइल है, तो ओवर ग्रेजिंग, नाउ सी ओवर ग्रेजिंग डज हैव इम्पैक्ट ऑन द सॉइल, इससे जो है सॉइल थोड़ा डिग्रेड हो जाता है जरूर, मगर कलर में कोई खास बदलाव नहीं हम पाते हैं। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ पोटैश एंड मैग्नीशिया, इससे भी जो है आप देखेंगे कि ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आयरन प्रेजेंट होगा आयरन विल प्रोवाइड अ रेडिश कलर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ऑफ कोर्स सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो सी, आपको अगर बेसिक चीजें भी पता है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर टू मच डेटा और टू मेनी फैक्ट्स जस्ट टू गेट योर क्वेश्चन करेक्ट। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बार के लिए बस पता किया कि आयरन से किसी भी सॉइल में लाल रंग आ जाता है एंड यू गुड टू गो, ठीक है। All right, so with that we move to question number 3. The characteristic red color of the laterite soil. Laterite soil की अगर हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि the word later से आता है laterite, और laterite word जो है उसका later जो word है इसका मतलब है brick। तो लेटराइट सॉइल आपका ब्रिक मेकिंग में भी यूज होता है। जो ब्रिक्स का जो कलर आप देखते हैं रेड, इस सॉइल का भी यही कलर होता है। द क्वेश्चन इज द रेड कलर ऑफ लेटराइट सॉइल कम्स फ्रॉम, अगेन रेड सॉइल है, रेड कलर है सॉइल में, तो आप देखेंगे आयरन की मात्रा जहां ज्यादा होगी। तो क्या इसमें आयरन है? यू सी phyllosilicate group of minerals found in it, no. Their high calcium component, no. The iron oxide present in the soil, you see iron, and इसकी वजह से ही रेड कलर आपका आता है। सो अगेन योर ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन यू सी सेम लॉजिक से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो आप कोशिश करेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप हर टॉपिक की जरूर लेंगे, तो आप कोई ऐसी यूनिट अपने सिलेबस में ना छोड़ें जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक की होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। ना उसे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल हमें पता है सेल्फ फ्लोइंग सॉइल इसलिए कहा जाता है बिकॉज व्हेन इट इज हाइड्रेटेड द सॉइल स्वेल्स अप, बट व्हेन इट इज डिहाइड्रेटेड द सॉइल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से अपने आप ही फ्लोइंग हो जाती है, हमें उसे अलग से फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Alright, so alluvial soil is also known as self-flowing soil. No, it is the black soil. तो नंबर 1 गया, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ऑप्शन ए भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते, और 2 तो होगा ही होगा, हमें पता है। सो 2 इज सलाइन सॉइल्स आर फाउंड इन एरिड, सेमी एरिड, ठीक है, एंड इन वाटर लॉग्ड स्वम्पी एरियाज। आप देखेंगे कि जो डेजर्ट एरियाज में सॉइल मिलता है उसमें भी सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, और जो एकदम कोस्टल एरिया से लगकर जो एरियाज हैं वहां पर जो सॉइल पाया जाता है उसमें भी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सलाइन सॉइल दोनों ही एरियाज में पाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ये बिल्कुल ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स में आप देखेंगे ब्लैक सॉइल का काफी यूज होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जो है हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होते हैं क्ले होते हैं इन नेचर, उनका ग्रेन साइज इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई उनका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी हाई। इसलिए आप पाएंगे कि ब्लैक सॉइल जो है प्लांटेशन क्रॉप्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2 भी करेक्ट है और ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, इसलिए 2 and 3 हमारा ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू सी, सॉइल से हैं तीनों क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बहुत आराम से ये सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इनमें से क्वेश्चंस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं देन आपको थोड़ा सा जो है बेसिक्स, अपने जो आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, यू लैक दैट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट।
Relief is the term used for difference in height across the land surface and is affected by the underlying rocks. बिल्कुल ठीक बात है. रिलीफ हम किसको कहते हैं? रिलीफ का मतलब होता है टेरेन, एक टोपोग्राफी, एक जो फिजिकल सरफेस होता है हम उसको कहते हैं रिलीफ. क्या रिलीफ से मतलब है कि क्या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो है, क्या वो एक माउंटेनियस रीजन है, क्या वो एक डेजर्ट एरिया है, क्या प्लेट्यू रीजन है. सो जो रिलीफ है, एक फिजिकल सरफेस है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसको हम कहते हैं रिलीफ. और जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं ऑफकोर्स दे अफेक्ट दैट. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. रिलीफ डिटरमाइंस रेनफॉल. नाउ ऐसा देखने से आपको यार कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा रिलीफ से क्या फर्क पड़ता है रेनफॉल को, बट एक्चुअली रिलीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया का जो फिजिकल जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो वहाँ के जो रेनफॉल रिसीव्ड है उसको अफेक्ट करती है. कैसे करती है आप पाएंगे. जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो वेस्टर्न घाट्स इज वन इम्पॉर्टेंट एंड वन रेलेवेंट एग्जाम्पल. वेस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे जो वेस्टर्न साइड है, क्योंकि बादल उस तरफ से आते हैं, वेस्टर्न साइड पर तो बारिश हो जाती है, मगर जो वेस्टर्न घाट्स का ऑपोजिट साइड है वहां बारिश नहीं होती है. इसको हम ज्योग्राफिकली कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर, यू इमेजिन करेंगे कि दिस इज अ माउंटेन. ऑलराइट, यहाँ से ये है तुम्हारा विंड का डायरेक्शन. अब विंड के साथ मॉइस्चर कैरिंग जो बादल हैं वो आएंगे. अब ये बादल क्योंकि मॉइस्चर है इस बादल में, तो मॉइस्चर की वजह से दिस क्लाउड इज हैवी. अब इसके पास इतनी हीट नहीं है कि ये जो क्लाउड है ये ट्रैवल करके यूं चला जाए इसके ऊपर से, राइट, क्योंकि ऊपर नहीं उठ सकता, इट इज कैरिंग सो मच मॉइस्चर. तो क्या होगा, ये इसी तरफ बारिश कर देगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड. ऑलराइट, और इसका जो ऑपोजिट साइड आप पाएंगे कि यहाँ हमेशा ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड दी लीवर्ड साइड. ठीक है, और हम इस फिनोमेना को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो रिलीफ है वो इस एरिया को, रेनफॉल जो है इस एरिया की डिटरमाइन कर रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ तो बारिश हो रही है, और ये हो गया आपका ड्राई एरिया, इसलिए इसको हम रेन शैडो रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं आती इसलिए हम इसको रेन शैडो भी कहते हैं. सो इसी कैसे रिलीफ जो है आपका, रिलीफ ऑफ कोर्स डिटरमाइंस रेनफॉल इस तरीके से. सो जो फिजिकल लैंडस्केप है दैट विल डिटरमाइन कितनी रेनफॉल आती है. सो इसीलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो अगेन बहुत एक बेसिक आप देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी को मिलाकर आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है आपके लिए. Alright, now we talk about next question, that is question number 6. Which of the following statements are correct? पहला है geological processes are all types of processes affecting geologic structures. बिल्कुल ठीक है. जियोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, ऐसे फोर्सेस के बारे में, ऐसे प्रोसेसेस के बारे में जो कि अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं. The 4 major geological processes are impact, cratering, ये बिल्कुल ठीक है, वोल्केनिज्म, टेक्टोनिक्स, ये भी ठीक है, एंड इरोजन, ये भी बिल्कुल ठीक है. होता क्या है, इम्पैक्ट क्रेटरिंग की बात करेंगे. अगर कोई दूसरी बॉडी अगर आकर मान लीजिए अर्थ से अगर टकराती है, उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर बनता है क्रेटर. क्रेटर यूं समझेंगे एक गड्ढा, ठीक है, एक डिप्रेशन. ठीक है, एक गड्ढा बनता है जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट क्रेटरिंग. बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी अर्थ पर एक क्रेटर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, फिर है वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म ऑफ कोर्स वी नो कि जियोलॉजिकली अगर हम देखते हैं जियोलॉजिकल स्टडीज में कि वोल्केनो से जो है अर्थ के सरफेस में बहुत ही चेंजेस आते हैं. इसके अलावा आप पाएंगे टेक्टोनिक्स, अभी हमने ऊपर देखा था जियोमॉर्फोलॉजी में कि टेक्टोनिक्स से अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं. ऐसे ही इरोजन से भी अर्थ के ऊपरी सतह पर चेंजेस आते हैं. सो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स अगेन बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. सो बहुत इजीली आप ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क कर देंगे. Now we talk about your question number 7. So, question number 7 reads, which of the following statements is are correct? ठीक है, अगर इसकी बात करें, पहला कार्बोनिक एसिड, ठीक है, is specially good at dissolving rock limestone. बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है. आप पाएंगे कि लाइमस्टोन के साथ साथ एक आपकी और रॉक है डोलोमाइट. ये दोनों ही जो रॉक्स हैं ये बहुत वल्नरेबल होती हैं इरोजन के. ठीक है, जब पानी में एसिड कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब ये पानी अंडरग्राउंड जाता है तो जो अंडरग्राउंड जो भी रॉक्स हैं, लाइमस्टोन है, डोलोमाइटिक रीजन है, उसको ये धीरे धीरे क्या करता है, उसका इरोजन स्टार्ट करता है। इरोजन को हम जैसे कहते हैं हिंदी में अपरदन। तो उस अपरदन की शुरुआत होती है और ये सारा जो एरिया है उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज, तो पहला तो हो गया सही। सेकेंड स्टेटमेंट है कास्ट टोपोग्राफी। सी, जहां भी ये वर्ड आप देख लेते हैं कास्ट, कास्ट का मतलब समझ जाइए कि ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, ऐसा पानी जो धरती की सतह के नीचे है। कास्ट टोपोग्राफी इज अ टाइप ऑफ लैंडस्केप दैट इज फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स। ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे पानी जब अपने एसिडिक नेचर से एसिडिक नेचर में नीचे जाता है सतह के, वहां जाकर जो इरोजन करता है और उससे बनते हैं अलग अलग इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल योर स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कास्ट केव, कास्ट टनल, सिंक होल्स, स्वॉलो होल्स, ये अलग अलग इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो कि ग्राउंड वाटर के एक्शन से बनते हैं। और ग्राउंड वाटर के एक्शन से बनने वाले किसी भी लैंडफॉर्म को हम कास्ट टोपोग्राफी का एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कंडीशंस दैट प्रमोट कास्ट डेवलपमेंट। तो कास्ट टोपोग्राफी बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं? पहला है वेल जॉइंटेड डेंस लाइमस्टोन नियर द सरफेस। ये बिल्कुल ठीक है। जब भी आप देखेंगे कि वेल जॉइंटेड लाइमस्टोन होगा सरफेस के क्लोज, वहां पर इरोजन स्टार्ट हो जाता है। फिर मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाटर तभी तो होगा। अगर एरिड एरिया है तो वाटर टेबल में पानी ही नहीं है तो इरोजन भी कहाँ होगा फिर। गुड ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलेशन होता है ग्राउंड वाटर का बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्टिकली भी अच्छा पर्कुलेशन होना चाहिए। तो अगर अच्छा मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल और पर्कुलेशन बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे तीनों ही कंडीशंस एक्चुअली सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सो 1 2 3 क्या है? बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन सी है 1 2 एंड 3, तो दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड होना है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एक्चुअल एग्जाम में भी आ जाए, दैट कम्स फ्रॉम द यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला, अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो बहुत बेसिक फैक्ट है, आई एम श्योर ये सब आप सबको आता होगा। अगर आप थोड़ी सिंसियरिटी दिखाते हैं सिलेबस की तरफ से, इतना तो पता होगा तुम्हें। तो 1 तो इनकरेक्ट है, तो ए तो निकाल दीजिए और सी भी निकाल दीजिए। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, अगर वो सही है तो ऑप्शन बी, और अगर वो गलत है तो ऑप्शन डी। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस causes change of season. Now आप देखेंगे कि it is not the rotation but revolution of earth which causes change of seasons on earth. इसलिए ये भी आप पाएंगे सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, और हमें क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो हम बोलेंगे कि इट इज नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहे हैं? 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट इज रिच इन नॉन फेरस मेटल्स सच एज कॉपर, लेड, जिंक अलॉन्ग विद यूरेनियम, माइका एंड प्रेशियस स्टोन्स। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देखेंगे कि कॉपर की अगर बात करें तो राजस्थान में आपके खेतड़ी माइंस हैं, वहां से कॉपर मिलता है। प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की एक जगह है, वहां पर बहुत आपको प्रेशियस जेमस्टोन्स मिलते हैं। माइका की बहुत सारे माइंस हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो आप देखेंगे कि लगभग ये सारे जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट वुड इंक्लूड योर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड अपर महाराष्ट्र रीजन। गोवा इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी आप देखेंगे कि एक मार्मोगांव नाम का पोर्ट भी है गोवा में, विच इज वन इम्पॉर्टेंट पोर्ट जहां से आयरन ओर बहुत भारी मात्रा में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों। तो गोवा हम जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट 1। ऑल राइट,
बात करते हैं क्वेश्चन 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर इसकी बात करें, द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल ये सही बात है, हम सभी को पता है कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। सेकेंड है, द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स। एक्चुअली नो, इट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम हमारा लक्षद्वीप, और जो कि हमें मालदीव से लक्षद्वीप के बीच में सेपरेट करती है, दैट इज योर 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑल्सो जहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात है, देखिए अगर आप पेपर्स PYQs एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि लगभग हर साल या तो क्वेश्चन अंडमान निकोबार से आ जाता है या लक्षद्वीप से आ जाता है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये स्विच करते रहते हैं हम, बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, और इसमें से आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करें। नाउ हैविंग सेड दैट, ऑल्सो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज समथिंग जो हमने एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एज अ कंट्री, बिकॉज ऑफ विच अंडमान एंड निकोबार इज बीइंग कवर्ड by various your news channels and other media houses. So it's important that you're aware about the geography, history, culture and everything that concerns Andaman and Nicobar Islands. Now we talk about question number 12. Which of the following statements are correct? Again क्या पूछा है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा है। कई बार जो है यहाँ पर ऐसे नॉट लगा के आता है, तो नॉट अगर लगाए तो प्लीज उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। The first statement is the rainiest place on the earth is located in the state of Manipur. क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि मेघालय जो है, मेघ का जो है घर, the abode of clouds जिसको हम मेघालय बोलते हैं, which is the world's rainiest place, तो मणिपुर बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेघालय में आप देखेंगे there is a place called Mawsynram. Mawsynram is the place which is the world's rainiest place. So सबसे ज्यादा बारिश जो है पूरे विश्व में मौसिनराम नाम की जगह मेघालय वहां होती है। ठीक है, द नॉर्दर्न सरकार्स आर टू द नॉर्थ ऑफ उत्कल प्लेन। बिल्कुल भी नहीं, उत्कल प्लेन जो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल वाले रीजन। अब अपना जन गण मन अगर आप गाते हैं तब उसमें भी आप आते हैं उत्कल बंग। ठीक है, तो उत्कल जो प्लेन्स है वो बंगाल में है, और नॉर्दर्न सरकार से आप देखते हैं थोड़ा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट है उसको बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स उत्कल प्लेन आर टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न सरकार एंड नॉट the opposite of that. So आपके दोनों ही statements आप देखते हैं, these are incorrect. All right, so your correct option would be neither one nor two. All right, with that we move to the next question, that is question number 13. 13 देखते हैं 13 क्या बोल रहा है question. 13 question हमारा बोल रहा है which of the following statements are correct? The grain size is directly proportional to the water retention capacity of the soil. Now क्या होता है, ग्रेन साइज क्या है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है? इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए सॉइल जो होता है, सॉइल अलग अलग ऐसे छोटे छोटे ग्रेन से बना होता है। यू अग्री? ये जो ग्रेन्स हैं, अगर छोटे ग्रेन्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत, उनके बीच में गैप बहुत कम होगा। इससे क्या होगा, जो पानी है वो बहुत जल्दी नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए अगर आप थोड़ा पानी ऐड करते हैं सो दिस सॉइल होल्ड्स दैट वाटर। ठीक है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है। बट अगर ग्रेन साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इन ग्रेन्स के बीच में बहुत गैप होता है, और अगर पानी इसमें आपने डाला तो द वाटर, ठीक है, will percolate down and the soil will not hold the water. So here the grain size is large and the water retention capacity is actually less. यहाँ पर grain size is less but water retention capacity is high. तो अगर इनकी relationship की बात करें so we see that they are inversely proportional. So the grain size is actually inversely proportional to the water retention capacity. Grain size जितना कम होगा water retention capacity उतनी ज़्यादा होगी, तो you can tell that this statement is incorrect. Next is the pH level of mountain soils is low. क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो pH level है mountain soils का वो लो होगा। ठीक है, yes, एक्चुअली आप देखोगे कि माउंटेन सॉइल्स जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एसिड अगर है, एसिड का पीएच हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल से कम। सो द पीएच लेवल इज लो। पीएच लेवल ऑफ माउंटेन सॉइल्स इज आल्सो लो बिकॉज वहां पर आप देखेंगे कि पेड़ नहीं होते हैं ज्यादा,
ब्रॉड लीफ्ड ट्रीज वहाँ नहीं होते हैं। तो ब्रॉड लीफ ट्रीज अगर नहीं है तो वहाँ पर आप देखो ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में बहुत कम होता है, इसलिए फर्टिलिटी भी ओवरऑल आप देखते हैं रिड्यूस हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, पीएच लेवल ऑफ माउंटेन सॉइल इज लो, यस, सो वी विल टिक ऑप्शन नंबर बी, option B, which is your correct option. All right, with that we move to the next question, which is question number 14. Question number 14 हमारा आता है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, और हम देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में जो है हमारे हिमालयाज हैं, और उस पर ऑफन क्वेश्चन आते हैं, चाहे उनके हाईएस्ट पीक्स के बारे में आता है, चाहे लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, और द फ्लोरा और द फौना that we see in Himalayas. अगर हम यहाँ बात करते हैं, the Great Himalayas are also called as हिमाद्री। हमें सभी को पता है कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं, विच आर एकदम जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं, वहाँ पर हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं, इंक्लूडिंग योर माउंट एवरेस्ट, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज। और उसका दूसरा एक नाम है जिसको कहते हैं हिमाद्री। तो आप याद रखेंगे, सी ज्योग्राफी में क्या होता है, एक ही चीज को मल्टीपल नामों से जाना जाता है, तो काम एक नाम अनेक। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑल्सो, I mean, but it is not a problem अगर आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें। जैसे नॉर्दर्न हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री तीनों एक ही चीज है, ये अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। फर्स्ट वन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिमालयाज। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट, इनफैक्ट जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं आपके K2, कंचनजंगा, ये सारी की सारी कहाँ है सॉरी, ये सारी की सारी कहाँ है, ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है। ना पूर्वांचल हिमालयाज कौन से हिमालयाज है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमालयाज जो है उनको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालयाज, और जो हमारी माउंट एवरेस्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालयाज, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेट हिमालयाज में, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालयाज, क्योंकि आप देखोगे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। सो ये तो आप वैसे ही इनकरेक्ट पाएंगे। Your correct option is option A. 15. Which of the following statements are correct? अगर इसकी बात करें, छोटा नागपुर प्लेटो is called as the mineral heartland, ठीक है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो। बिल्कुल, छोटा नागपुर प्लेटो इज सो फेमस फॉर ऑल दीज मिनरल्स दैट आर फाउंड ओवर देयर। नेम अ मिनरल एंड इट इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटो। चाहे आप देखेंगे कि आप चाहे आयरन ओर की बात करें, कोल की बात करें, मैंगनीज की बात करें, यूरेनियम की बात करें, यू नेम इट एंड दिस पर्टिकुलर प्लेटो बेल्ट हैज इट। So छोटा नागपुर प्लेटो is famous for presence of different minerals. All right, Bundelkhand plateau is to the east of Baghelkhand plateau. This is wrong. अगर हम इंडिया के प्लेट्यूज की बात करते हैं तो आप देखते हैं, हम वेस्ट टू ईस्ट अगर जाते हैं, सबसे पहले आपका आता है मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मालवा प्लेट्यू, उसके बाद में आता है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद में आता है बाघेलखंड, और फिर आपका आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आप देखेंगे कि इसमें बुंदेलखंड जो है वेस्टर्न साइड पर है, तो बुंदेलखंड के ईस्ट में है बाघेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड के ईस्ट में बाघेलखंड है, ना कि उल्टा। सो बुंदेलखंड प्लेट्यू एक्चुअली लाइज टू द वेस्ट, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट, एंड विद दैट वी रीच आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। So just be aware of the major plateaus and major peaks in the country. Also आप इसके अलावा आप देखेंगे कि एक मैप वाला जो एक्सरसाइज हम करते हैं, एज आई ऑफन से, ज्योग्राफी के 3 पिलर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड मैप्स। मैप्स के लिए आप करेंगे, एक अपना मैप बुकलेट रखें और उसमें मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, मेजर वाटरफॉल्स इन इंडिया, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, मेजर प्लेट्यूज इन इंडिया, मेजर माउंटेन पीक्स इन इंडिया, मेजर माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, ये सब मार्क करके रखें। और जस्ट बिफोर द एग्जाम डू रिवाइज इट, ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो कि मैप के, वो आपके कम से कम गलत ना हो। ऑल राइट, नाउ वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, पहला है 2 मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन अ कंट्री आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं, दीज आर 2 डिफरेंट
टाइप ऑफ ओर्स हम सबको पता है, और ये दोनों ही इंडिया में ठीक मात्रा में हमें मिलती हैं। Iron ores are found in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region. हम हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में देखते हैं आयरन ओर्स हमें मिलती हैं, ठीक है। आयरन ओर्स आप देखेंगे कि कोल जहाँ पर मिलता है उसके आसपास आप आयरन ओर्स पाएंगे, इंडिया में तो एटलीस्ट ये ट्रू है। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड विद दैट हम पहुंचते हैं हमारे ऑप्शन सी पर। अगेन यू सी दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स विच इज वन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इन योर सिलेबस। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जहाँ से आप देखेंगे रेकरेंटली क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कम से कम ऐसी यूनिट्स को अच्छे से कवर करेंगे। एंड जैसे अभी हम अपने आप को असेस कर रहे हैं, सो रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स आप अपने आप को असेस करें। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसका मोटो आपको पता होगा, इसका मोटो है बिल्डिंग नेशन नॉट जस्ट रोड्स, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही एक सैवेज मोटो लेकर चलती है ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशनलाइज किया था 1995 में, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। 1995 से हम देखते हैं NHAI जो है आपका ऐसे एक क्वेश्चन आया था कुछ पुराने सेट में अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके बॉर्डर एरियाज में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रोड्स बनाती है, और वो बनी थी 1960 में। ये आपकी ऑपरेशनलाइज हुई थी 1995 में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में आपकी आती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो पहले तो क्या हुआ करता था, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इनफैक्ट लिखा, लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, बिल्कुल ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, दिस इज ट्रू। हाउएवर इन द ईयर 2000 हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट बना देते हैं। तो हाँ, वैसे तो आप देखेंगे कि पुराने समय के हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अभी ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अभी आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट है, तो उसके अंडर आती है। सो हम यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करेंगे। सो यू शुड नो कि ओरिजिनली ये इस मिनिस्ट्री के अंडर थी, बट अब आज हम 25 साल बाद की बात कर रहे हैं, इसके 25 साल से ऐसी कोई इंडस्ट्री इस देश में नहीं है, उसको हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया है इनटू मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट। So NHAI is currently under the Ministry of Highways and Transport, not under Ministry of Surface Transport. That is why the second one is incorrect and the first statement is correct. Now we talk about the next question. Question number 18. यहाँ पर 18 है एक आपका creative question which is identify this particular landform. जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, कई बार क्या होता है आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जाता है आपको और उसका आंसर निकालना होता है। कई बार आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, जैसे किसी सॉइल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बोला गया आइडेंटिफाई करें इस लैंडफॉर्म को। तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज अ ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म, मतलब ये लैंडफॉर्म जो है वो ग्लेशियर से बनता है और ग्लेशियर के इरोजन करने से, अपर्दन करने से बनता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ कोरी, ठीक है। तो कोरी क्या होता है, हम सबको पता है कि कोरी एक डिप्रेशन होता है, तो जहां से ग्लेशियर मूव कर जाता है, जहां से जो है अपनी जगह छोड़ देता है, तो पीछे जो एक कैविटी बनती है उसको हम बोलते हैं कोरी, ठीक है। एंड जिसको जियोमॉर्फोलॉजी आती है, जिसने ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स किए हैं, उसके लिए दो स्टेटमेंट्स आर मोर देन इनफ। उसको पता है कि करेक्ट आंसर होगा सर्क, ठीक है। क्योंकि जहां से, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं ऐसे पढ़ा रही होती हूँ हमेशा कि जहां से ग्लेशियर सरक जाता है उसको वहां बनता है एक सर्क, ठीक है। तो जहां पहले ग्लेशियर था वो मूव करके चला गया कहीं, तो पीछे क्या बन गया, एक डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं सर्क, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में सर्क है, यस, ठीक है। एरिट आप देखेंगे कि दो सर्क मिलाकर एक एरिट बनाते हैं। कैनियन आप देखेंगे ग्लेशियर से कोई मतलब नहीं है। ग्योट आपको देखेंगे कि आप ओशन एक अंडर फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ओशन फ्लोर पर आपको मिलता है। तो अगेन ये तो दोनों तो ग्लेशियल है ही नहीं, ये दो हैं, और दो सर्क मिलाकर एक एरिट बनता है, तीन सर्क मिलाकर एक हॉर्न बनता है, ठीक है। तो आप हमेशा इनको प्रोग्रेसिव मैनर में याद रखेंगे। It is a deep, long and wide trough or basin with very steep concave vertically dropping high walls, ठीक है। तो आप यूँ समझेंगे इस तरीके से माउंटेन्स हैं और इनके बीच में से जहाँ से ग्लेशियर मूव कर जाता है, इसको हम कहते हैं
सर्क, एंड इट इज ऑफ कोर्स एन इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। ठीक है, आपका सर्क कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अपने 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन हमारा बोलता है Which of the following statements are correct? पहला स्टेटमेंट है द रन ऑफ कच्छ इज कॉल्ड एज द व्हाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा जो रन ऑफ कच्छ है उसको हम सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। सेकेंड इज रैटल स्नेक्स एंड वाइपर्स आर वेरी कॉमन इन द डेजर्ट। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। अगर आप थोड़ी भी जो है ज्योग्राफी की समझ रखते हैं या वाइल्ड लाइफ का आपको थोड़ा भी अंदाजा है डेजर्ट रीजन का, तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे कि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है। तो हमारे जो पहले दो पिलर्स हैं ज्योग्राफी के, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, उसको मिलाकर ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ऑलराइट, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही देखना था। तो ये दोनों, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 की अगर बात करते हैं, इंडिया प्रेजेंटली हैज द फॉलोइंग रिसर्च स्टेशंस एट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में हम देखते हैं कि हमने रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं। अंटार्कटिका एज अ कॉन्टिनेंट इज ओन्ड बाय nobody। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नो मैन्स लैंड बिकॉज नो पर्टिकुलर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन ओन्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबका है और वैसे अंटार्कटिका किसी का भी नहीं है। हाउएवर हर कंट्री को ये राइट है कि वहां जाकर अपना रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश कर सकती है, और इंडिया ने भी इसके चलते 3 रिसर्च स्टेशंस वहां पर एस्टैब्लिश कर रखे हैं, जिनका नाम है दक्षिण गंगोत्री, भारती और हमारा मैत्री। ठीक है, तो मैत्री और भारती दोनों हैं, सो 1 and 3 ये दोनों अंटार्कटिका में है। तो 1 and 3 आप देखेंगे। हिमाद्री जो है वो आपका आता है आर्कटिक सर्कल में। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? All the rocks of the earth's surface are exposed to denudational agents. दोनों which of the following statements are correct? All the rocks of the earth's surface are exposed to denudational agents. denudation क्या होता है? degradation। ठीक है, तो जितनी भी रॉक्स हमारे अर्थ के सरफेस पर हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि उनका डेनुडेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स within original rocks leads to the change of form of the rocks। बिल्कुल, रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि रॉक्स के फॉर्म में चेंज आता है। चेंज ऑफ फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, मॉर्फोसिस होता है रॉक्स का, रॉक साइकिल का एक पार्ट में हम ये पढ़ते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के रॉक्स जो मेनली हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। तो ये तीनों जो रॉक्स हैं ये रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनका चेंज ऑफ फॉर्म होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनको हम शॉर्ट में पीवीटी चेंजेस भी बोलते हैं, और इन चेंजेस की वजह से आप देखते हैं कि रॉक्स के जो है फॉर्मेशन, रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो फॉर्म होता है, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, चलते हैं विद दैट टू आवर next question, that is question number 22। ठीक है, in total we are going to do 25 questions today, so just the last 4 more questions and with that we'll be done with today's geography test। बात करते हैं 22nd question की। consider the following statements। deserts occupy 1/5 of world's land। ये बिल्कुल ठीक estimate है। लगभग अगर पूरी अर्थ के सरफेस को हम 5 टुकड़ों में बांट देते हैं, उसका एक टुकड़ा पूरा डेजर्ट है, या एरिड टू सेमी एरिड रीजन में हम उसको इंक्लूड करते हैं। सो डेजर्ट आप देखते हैं इतने मतलब इतना वास्ट एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल डिवीजन आपका आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि डेजर्ट में बनने वाले लैंडफॉर्म्स को लेकर, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको लेकर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन इट एंड यू डू कवर this particular part of your syllabus। पहला है deserts occupy 1/5 of the world's land, and yes, we all agree to that। all deserts are absolutely barren and nothing grows। see, पहली बात तो ये जो थोड़े तुम्हारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं कि only this not at all this, ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है कि nothing grows over there, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप दुनिया के ड्राइएस्ट डेजर्ट में चले जाओ, छोटा मोटा श्रब
छोटा मोटा कुछ आपको जो है वहाँ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कुछ तो आपको वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपको मिल ही जाती है। इवन आप एक्सट्रीम जो टुंड्रा टाइगा उसमें आप चले जाओगे, वहाँ भी आपको थोड़ी वेजिटेशन तो मिलती है। ऐसा कोई डेजर्ट नहीं होता जहाँ पर नथिंग ग्रोज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, और आप देखेंगे कि हर डेजर्ट में कुछ ना कुछ आप पा जाएंगे। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए सिर्फ हमारा ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बचे हैं हमारे बस लास्ट 3 क्वेश्चंस, फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं, आज का टेस्ट खत्म करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम डेजर्ट्स आर आल्सो सीन इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जहां से कोल्ड करंट जाती है वहां पर डेजर्ट मिलता है। डेजर्ट्स ग्लोबली अगर आप पाएंगे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर आप डेजर्ट्स पाते हो। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट्स जो है हमेशा कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर जारी होती है। बट देर आर मेनी डेजर्ट्स जो कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में भी पाए जाते हैं। देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स टू दैट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज द वर्क ऑफ winds एंड वाटर इन eroding elevated uplands give rise to different desert landscape। बिल्कुल ठीक है, विंड और वाटर के एक्शन की वजह से जो है लैंडस्केप में बदलाव होता है, और जो है इरोजन नाम का एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम देखते हैं, उससे एलिवेटेड अपलैंड्स से जो है इरोजन करता है और डेजर्ट में अलग अलग लैंडस्केप को जो है फॉर्म करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट विदाउट एनी डाउट। तो अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नो परेशानी। चलते हैं हम आगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं और इन्हें भी हम खत्म करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टोनी डेजर्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अनेक प्रकार के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट स्टोनी डेजर्ट्स, आप देखेंगे इस डेजर्ट में छोटे छोटे स्टोन्स एंड पेबल्स आप पाएंगे। इनको जनरली रेग भी कहा जाता है, REG, ठीक है, रेग। तो रेग जो है आपका स्टोनी डेजर्ट को बोला जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स, दे आर मोर एक्सेसिबल देन सैंडी डेजर्ट। ये बिल्कुल ठीक है, सैंडी डेजर्ट्स में आप देखते हैं कि थोड़ा सा सैंड वाइज अगर आप देखोगे दे आर नॉट दैट एक्सेसिबल। विंड्स डिपॉजिट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अंडुलेटिंग सैंड ड्यून्स। नाउ सी, सैंड ड्यून्स की जब हम बात करते हैं, सैंड ड्यून बना ही पूरा सैंड का होता है। तो सैंड ड्यून्स हम आपको, ये तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हो कि सैंड ड्यून्स हमेशा सैंडी डेजर्ट में मिलेगा, ना कि स्टोनी डेजर्ट में। जहाँ स्टोन्स नहीं है खाली, वहाँ सैंड ड्यून्स, इतना सैंड कहाँ आएगा कि सैंड ड्यून्स ही बन रहे हैं तुम्हारे, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो ऑप्शन 3 इज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 3 है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, और हमारा 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पहला आप पढ़ते हैं हम इनको और उसके बाद में इसका जवाब निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। डिपोजिशन फॉलोज वेदरिंग, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सबसे पहले वेदरिंग होती है, इसका मतलब है डिग्रेडेशन, फिर होता है इरोजन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में होता है डिपोजिशन। सो डिग्रेडेशन, डिस्प्लेसमेंट और फिर डिपोजिशन। तो ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव उस तरीके से चलते हैं। एंड यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले जो है डिपोजिशन हो जाए और बाद में वेदरिंग हो रही है। तो हमेशा आप देखोगे पहले वेदरिंग होती है, फिर आपका इसका डिस्प्लेसमेंट जिसको हम इरोजन कहते हैं, एंड उसके बाद में लास्ट में हमारा होता है डिपोजिशन। इफ आई हैव टू जस्ट राइट इट फॉर यू, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे वेदरिंग। वेदरिंग 3 प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट जो आपकी वेदरिंग कॉज कर रहा है। उसके बाद में होता है इसका इरोजन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में इसका होता है डिपोजिशन। तो आप देख रहे हो डिपोजिशन फॉलो ही कर रही है ना वेदरिंग को, ऐसा तो नहीं कि पहले डिपोजिशन हो रहा है, पहले वेदरिंग होती है, फिर उसका इरोजन होता है और फिर उसका डिपोजिशन होता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड इज वेदरिंग रेफर्स टू द वेयरिंग डाउन ऑफ अ सरफेस। बिल्कुल, वेदरिंग का मतलब यहाँ पर आप पाएंगे, वेदरिंग का मतलब होता है डिग्रेडेशन, किसी भी सरफेस के कंडीशन में डिक्लाइन होना, इसको हम पाते हैं डिग्रेडेशन। इरोजन का मतलब होता है कि वहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस होता है इरोजन में हमेशा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन तो ऑफकोर्स आपको पता है जब सेडिमेंट्स जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो डिग्रेडेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट में
डिपोजिशन। तो ये आप हमेशा इस तरीके से याद रखेंगे। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ओके, सो विद दैट वी कंप्लीट द टेस्ट फॉर द डे एंड आई होप आप सभी ने जो है इन क्वेश्चंस को फॉलो किया है एंड आप इनको आंसर कर पाए हैं। और अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाए हैं, सो डू नॉट लूज योर हार्ट ऑन दैट। यू नो वी ऑल ग्रो एट आवर ओन पेस। अगर आपको अभी नहीं भी आए, आई एम श्योर जैसे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, सो यू हैव गेन्ड फ्रॉम द क्लास। और इसी तरीके से आप अपने आप को जो है टाइमली असेस करते रहें। जब भी आप पर्टिकुलर यूनिट जो है कर लेते हैं कवर, कोशिश करेंगे उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम जो है यहाँ भी रेगुलर क्लासेस हम करते रहते हैं। सो ज्योग्राफी के बाद हम अगला टेस्ट करेंगे पॉलिटी का भी, तो ऐसे ही हम पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आज के टेस्ट की बात करें तो आपने देखा, चाहे आपके जियोमॉर्फोलॉजी हैं या इसके अलावा आपके अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियानोग्राफी है, इन सभी से जो है हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। एंड आई होप द क्लास वाज हेल्पफुल और आप सब लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस को एक साथ फॉलो किया है। एंड कोशिश करें कि जब भी क्लास होती है, हमारे टेस्ट होते हैं, हम जो है सारे टेस्ट को कंप्लीट करें। सो आई होप यू हैव गेन्ड फ्रॉम द टेस्ट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।